हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड के बारे में, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एटीट्यूड क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसको समझाने का प्रयास किया था और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है, संरचना क्या होता है, ठीक है ना। उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा था कि जो एटीट्यूड है उसका फंक्शन क्या होता है आपकी लाइफ में, आपकी आपका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए या आपके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए एटीट्यूड का रोल कैसा होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब आपके बिहेवियर में एटीट्यूड कहाँ से आता है और कैसे आता है। उसके साथ-साथ देखेंगे कि एटीट्यूड को डेवलप करने वाली एजेंसीज कौन-कौन सी होती हैं, इट मीन्स सोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ से आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि एटीट्यूड के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन शुरू करने से पहले वही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आप उस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जब भी नई वीडियोज़ आएँगी, जब भी कोई अनाउंसमेंट होगा तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है कि जो चैनल है, हम बार-बार ये बात दोहरा रहे हैं कि चैनल पे आपको केवल यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी, कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और स्पेशली जो मेरे लेक्चर्स हैं वह मेंस ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए आपको तमाम चैनल मिल जाएँगे यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए थोड़ा-सा मिलना मुश्किल है, तो हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हम लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, वो सभी मेंस ओरिएंटेड हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए। अगर ये पूछा जाए कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, एटीट्यूड कैसे बनता है, तो सबसे बड़ा जो मानना है वो ये कि आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, आप जो अपने जीवन में सीखते हैं, कब से, जब से आप पैदा हुए हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं और उसको जिस तरह से आप समझते हैं, उसी तरह से आप जो है रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। और आपका जो बिहेवियरल रिएक्शन है, जो आपका रिएक्ट करने का तरीका है, वही दोस्तों सिंपली आपका एटीट्यूड है, ठीक है ना। तो यह कहा जाता है कि इट इज बिलीव दैट एटीट्यूड्स आर बाय एंड लार्ज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम द बर्थ, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप अपने जीवन का अनुभव करते हैं अपने लाइफ में और उसी से आप जो है सीखते हैं और वही आपका एटीट्यूड होता है। हालांकि कुछ एविडेंसेस जो हैं ऐसे भी हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो आपका एटीट्यूड है वह कुछ जेनेटिक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो आप ये सिंपली कह देते हैं कि यार इसका बाप भी गुस्सैल था तो इसलिए ये भी गुस्सैल है, ठीक है ना। या फिर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस टाइप का है, इग्नोर करता रहता है, लेजी है, तो लोग कहते हैं कि यार इसका बाप भी ऐसे ही निकम्मा था तो बेटा भी निकम्मा हो गया। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि किसी का बाप आईएएस है तो उसका बेटा भी आईएएस ही बन जाएगा, लेकिन यह माना जाता है कि आईएएस जो बना है या फिर किसी अच्छी पोस्ट पे है या फिर कुछ अच्छा उसका एंडेवर है, कैलिबर है, तो वह माना जाता है कि उसके बेटे में भी थोड़ा बहुत उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर एटीट्यूड आपके लाइफ एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन यह माना जाता है कि कुछ कैरेक्टर्स आपके जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है ना। A number of theories have been given to describe the attitude how attitude can develop। कुछ थ्योरीज है। पहला तो क्लासिकल थ्योरी है। इसमें इस थ्योरीज में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है वो एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, ठीक है ना। तो जो क्लासिकल थ्योरी है वह यह मानती है कि इफ वी विटनेस सम इनपुट्स over a long period of time then we become habituated to that input in certain specific ways। मतलब ये कि आप किसी भी चीज के लिए बहुत दिन से उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत दिन से आप उसको देख रहे हैं या फिर बहुत दिन से उसको आपके ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड उसी के प्रति ढल जाएगा, वैसा ही आपका एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप मोगली वाला जो एग्जाम्पल देखते हैं है तो वो आदमी, लेकिन वो जब से पैदा हुआ है तब से लगातार जंगल में ही रहा है, जंगल के जानवरों को ही देख के पला बढ़ा है, तो उसकी हरकतें भी जानवरों की तरह ही हो गई। वह जानवरों का लैंग्वेज समझने लगा, उनका इशारा समझने लगा, उसी तरह से इशारे करने भी लगा। तो बेसिकली क्लासिकल थ्योरी जो है,
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को लगातार उस चीज के लिए प्रेरित करना, कंडीशनिंग का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं या फिर उसको अनुभव करते हैं, तो आपका एटीट्यूड उसी तरह से बन जाता है। इट इज प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ऑब्वियसली सपोज दैट कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है ना। सपोज दैट कि नॉर्थ इंडियन है, एक एग्जांपल ले लीजिए। उसको बहुत ज़्यादा दिन तक साउथ इंडिया में ले जाके रख दिया गया, मतलब सपोज दैट कि उसकी 5 इयर्स एज थी या 6 ईयर एज थी, और वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में शिफ्ट कर गया। तो 5 साल तक 10 साल तक तो उसने नॉर्थ इंडिया की चीज़ों को सीखा, नॉर्थ इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन सब चीज़ को सीखा। लेकिन जब वो साउथ इंडिया गया और लॉन्ग टाइम के लिए रहा, 50 60 साल तक वहां पे रह गया, तो उसका जो एटीट्यूड होगा वह जो है नॉर्थ इंडिया के बजाय साउथ इंडियन टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो बिहेवियर है वह बिहेवियर क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। उसके बाद अगला जो थ्योरी है वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। if may we may also develop certain attitudes depending on the system of reward and punishment। मतलब ये कि जो सिस्टम है हमारा, जो इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं सोसाइटी में, उस व्यवस्था के हिसाब से लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह पता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपका अफसर बनना तय है, आप अफसर बन जाओगे, ठीक है ना। या फिर आपको पता है कि आप अगर चोरी करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऑब्वियसली आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा रिवार्ड की तरफ बढ़ेगा, ना कि पनिशमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे सिस्टम में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उस व्यवस्था के हिसाब से भी आपका एटीट्यूड चेंज होता है। भाई चोरी चमारी बेकार चीज है। हमेशा हर कोई अपने जनरेशन को सिखाता है, अपने बच्चों को सिखाता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये चोरी चमारी करेगा तो फालतू में जेल जाएगा, ठीक है ना, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो उसी तरह से उसके बच्चे का भी एटीट्यूड हो जाएगा। और साथ में ये भी सिखाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बन जाओगे। तो हमेशा उसका जो एटीट्यूड होगा वो नवाबों वाले एटीट्यूड होगा, ठीक है ना, हमेशा वो अच्छी चीजों में संलिप्त होगा। उसके बाद तीसरा जो थ्योरी है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसका सेंस ये होता है कि पर्सन एक्वायर सम एटीट्यूड सिंपली थ्रू द ऑब्जर्विंग सम फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये कि अगर सोसाइटी को देख करके कोई चीज कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसको कहा जाएगा कि उसका यह जो एटीट्यूड है वह ऑब्जर्वेशनल है। मतलब वो ऑब्जर्व करके देख करके कुछ चीज सीखा है और देख करके अपना जो है एटीट्यूड डेवलप किया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एजेंसीज ऑफ द एटीट्यूड फॉर्मेशन का, एजेंसीज का सेंस दोस्तों यहाँ पे इस बात से है कि कौन कौन सी चीजें हैं समाज में, कौन कौन सी हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके या फिर जहां से इंस्पायर होकर के हम अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जैसा कि देखा था पहले भी कि फैमिली होती है। फैमिली में जिस तरह का माता पिता का बिहेवियर होगा, सिबलिंग्स का बिहेवियर होगा, उसी तरह से जो वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, न्यूली बॉर्न बेबी है, वो भी उसी तरह का एटीट्यूड डेवलप करेगा। जो फैमिली होती है वो इमीडिएट रोल मॉडल्स भी होती है, और जो फैमिली होती है वो इमीडिएट इंस्टीट्यूशन भी होती है, ठीक है ना। तो फैमिली मेंबर्स को देख करके जिस तरह के फैमिली मेंबर्स होंगे उसी तरह से बच्चे का भी एटीट्यूड होगा, उसी तरह से बच्चे का भी बिहेवियर होगा। गुंडे के घर में पैदा होंगे तो गुंडा जैसा आपका एक्टिविटी होगा, ठीक है ना। लीडर के घर में पैदा होंगे तो राजनीतिक आपका एटीट्यूड होगा। अगर इस ऐसे घर में आप पैदा हुए जहाँ पे बीजेपी के अंधभक्त हैं या कांग्रेस के अंधभक्त हैं, तो आपका भी एटीट्यूड उसी तरह से चेंज होगा। हालांकि बाद में आप जो है एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कि जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा भी था कि एटीट्यूड चेंज होता है। तो बाद में हो सकता है कि आपका एटीट्यूड बदल जाए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन फैमिली से आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, ये बात पक्की है। उसके बाद पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब कि आपके दोस्त यार जो हैं, ठीक है ना, आप ऐसे संगत में रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग शाम को दारू चढ़ाते हैं, पैग लगाते हैं, तो कुछ समय बाद, हालांकि ये एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका एटीट्यूड भी थोड़ा बहुत क्या पता उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। या फिर आपका जो पीयर ग्रुप है वह कुछ इस तरह का है कि वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोचता है, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का सोचता है। तो ये सारे पीयर ग्रुप्स आपको भी मोटिवेट करेंगे और आप भी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे। तो उस तरह से आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप का मतलब ये है कि आपका जो संगी साथी हैं, जो दोस्त लोग हैं, ये इसको पीयर ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद रिश्तेदार भी आते हैं पीयर ग्रुप में, ठीक है ना। उसके बाद स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि स्कूल और एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो जिस तरह की वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जिस तरह की वहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट है, जिस तरह के वहाँ पे टीचर्स के एटीट्यूड हैं, उस एटीट्यूड से काफ़ी हद तक जो है बच्चे प्रभावित होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आपको मिल जाएँगे, जिसके रोल मॉडल उनके कोई टीचर हैं। ठीक है ना? तो टीचर जो होते हैं या फिर जो एनवायरनमेंट होता है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वह भी आपका एटीट्यूड जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके साथ-साथ जब आप बड़े होते हैं, आप डिफरेंट रोल मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो रोल मॉडल्स का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशंस या फिर जो उनके प्रोफेशनल लाइफ है, तो उनसे भी आप इंस्पायर हो करके आप अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई कि एजेंसीज की और फार्मेशन की। फार्मेशन कैसे कैसे हो सकता है? एक क्लासिकल थ्योरी है कि मतलब आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी है, मतलब सिस्टम में जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, जो सिस्टम में व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसके हिसाब से आपका चेंज होता है। और उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, वो आप जो है सीखते हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है ना? तो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का ही एक एक्सटेंडेड रूप है कि आप डिफरेंट एजेंसीज को देखते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, जिसमें आपका फैमिली है, पीयर ग्रुप है, स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और रोल मॉडल्स हैं। ठीक है ना? तो ये बात हो गई कि जो हमारा एटीट्यूड है वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे वो बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 3 तरह के एटीट्यूड्स हमको देखने को मिलते हैं। एक ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप ये बहुत जनरल टर्म है, इसको आप सुने होंगे। दूसरा नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। अभी ये तीनों हर कोई जानता है। अभी इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना जरूरी है, वो एक बार देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है ना? देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड्स का मतलब होता है, इट रेफर्स टू ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब ये कि आप जो है कहीं किसी स्थान पर किसी दशा में हैं, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट है, तो आप हमेशा उस सिचुएशन में अपने आप को रख करके या फिर उस सिचुएशन में रहते हुए भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर कोई यहाँ पे समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस समस्या का समाधान सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड ही क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम देखा जाए, तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड का सिंपल मतलब होता है, उसका सिंपल मतलब यही होता है कि ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड, ऑप्टिमिस्टिक सेट ऑफ माइंड ही पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है। सिंपल इसी वर्ड में आप लिख दीजिएगा। अगर इसका मैनिफेस्टेशन देखा जाए कि यह किस रूप में आपके बिहेवियर में सामने आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी जो थिंकिंग होगी वो हमेशा क्रिएटिव होगी। ठीक है ना? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं होगी। आप हमेशा कुछ नया काम करने को सोचेंगे। आप कुछ उसमें बदलाव चाहेंगे, ऐसा बदलाव चाहेंगे कि जिससे उस चीज़ को, उस काम को किया जा सके या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। उसके साथ-साथ यह आपको इनोवेशन करने के लिए भी मोटिवेट करता है और आप जो है रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसमें हमको सफलता मिलेगी। यह सफलता मिलेगी, यह आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यह जब आप सोचेंगे कि सफलता मिलेगी, तो आप जो है नई चीज़ों को इनोवेट करेंगे, इनोवेशन के लिए आप मोटिवेटेड होंगे। ठीक है ना? उसके बाद मोटिवेशन आता है और एनर्जी आपके अंदर भरपूर आती है कि कोई नया काम करें या फिर जो आपका गोल है, जो आपने जिम्मा लिया है, जो काम आप करना चाहते हैं, उस गोल को भी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रयासरत रहेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप जो है ऑलमोस्ट हमेशा खुश रहेंगे जब तक आपका कोई पर्सनल इशू ना आए, पर्सनल रिलेशनशिप बीच में ना आए। क्योंकि वहाँ इमोशन काम करता है, वहाँ पे एटीट्यूड जो है दरकिनार कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट जो है अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। भले ही आपके कुछ काम में आपको निराशा मिल जाए, आपको असफलता मिल जाए, लेकिन फिर भी चूंकि आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है, तो आप जो है उस असफलता को निराशावादी तरीके से नहीं देखेंगे। उस असफलता को आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि उसमें जो कमियां हैं, आप तुरंत ये देखोगे कि अच्छा यार, ये कमियां रह गई थी, इस वजह से मैं असफल हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम मैं इन सब चीज़ों को दूर करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो जो असफलता है, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो जो असफलता है वो आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लेके आएगी, ना कि वो आपको निराशावादी की तरफ भेजेगी। ठीक है ना? ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कैन हेल्प यू इन मेनी वेज। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो वह कैसे कैसे आपको हेल्प कर सकता है? सबसे पहले
तो अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप हमेशा सक्सेस को एक्सपेक्ट करेंगे, आप हमेशा ये सोचेंगे कि जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें सफलता ही मिलेगी। ठीक है ना? वो अलग बात है कि असफलता मिले कुछ कमियों की वजह से, लेकिन जो आपकी इंटरनल फीलिंग होगी उसमें आप हमेशा यही सोचेंगे कि हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद साथ में आप अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस करेंगे हमेशा। ठीक है ना? जो भी एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है आपके लिए कि आप हमेशा इंस्पायर्ड महसूस करें और आगे बढ़ते जाएँ। उसके बाद गिविंग स्ट्रेंथ नॉट टू गिव अप। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपके दिमाग में कभी गिव अप करने का ख्याल आएगा ही नहीं। ठीक है ना? यह क्या है? यह एक फोर्टिट्यूड का ट्रेट है। उसके बाद लुकिंग एट फेलियर एंड प्रॉब्लम्स एज अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, मतलब ये जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको कोई असफलता मिल जाती है या फिर आप किसी समस्या में आ जाते हैं, तो आप उस समस्या को समस्या ही नहीं रहने देंगे, आप उस असफलता को असफल ही मान करके नहीं छोड़ देंगे, बल्कि आप उसके बारे में सोचेंगे और उसका हल निकालेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे। ठीक है ना? उसके बाद बिलीविंग इन वन सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका जो भी काम है, जो भी काम आप करने जा रहे हो, उसमें क्या है, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपका पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है ना? आपको अपनी एबिलिटी में विश्वास है। ठीक है ना? अगर आपको एबिलिटी में विश्वास है, इनेबल टू शो सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है ना? आपका वजूद मेंटेन रहेगा। उसके बाद लुकिंग फॉर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ डेलिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, हमेशा आप समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, ना कि उसी प्रॉब्लम में खुद को खो देंगे, उसी प्रॉब्लम में अपने आप को बहा देंगे कि आगे कुछ नहीं करना है यार, ये तो समस्या की बात है, यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है, हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं सोचेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि समस्या है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है ना? ये तो पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड है और पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसके बाद जो निगेटिव एटीट्यूड है, सिंपली आप हमेशा निगेटिव सोचते हो कि अरे यार ये काम करने जा रहा हूँ, ये तो होगा ही नहीं हमसे, हमारी औकात ही नहीं है। ठीक है ना? फला आदमी तो ऐसा ऐसा है इसलिए वो कर लिया, हमारे पास तो ये व्यवस्था नहीं है, तमाम चीजें, तमाम एक्सक्यूज आप देखेंगे। लिखने के लिए आपको लिखना है कि नेगेटिव एटीट्यूड मीन्स पेसिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना? दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड ब्रीड्स पैरानॉइड, मतलब पागलपन। ठीक है ना? पैरानॉइड का मतलब होता है पागलपन। पैरानॉइड काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज मेक पर्सन इन एक्टिव एंड फीलिंग ऑफ लूजर। आप हमेशा अपने आप को एक लूजर की निगाह से देखेंगे। ठीक है ना? किसकी निगाह से? लूजर की निगाह से, कि मतलब यार मैं तो लूजर हूँ, मतलब कहेगा नहीं बल्कि वो ये सोचेगा कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? मेरी मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है, औकात ही नहीं है। ठीक है ना? इसका मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो निगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, वो आपको गर्त में लेके चला जाएगा, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको वो खत्म कर देगा। अगर निगेटिव एटीट्यूड है तो कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, जब आप पहले ही ये सोच लोगे कि ये तो नहीं होने वाला है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे लिए ये बना ही नहीं है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो चली जाएगी भाड़ में। ठीक है ना? उसके बाद ऑब्वियसली जब क्रिएटिविटी नहीं होगी तो आपको किसी भी चीज़ से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो ये मोटिवेशन को खत्म कर देगा, और आपके अंदर जो एनर्जी है भी उसको भी एनर्जी खत्म कर देगा, कि आप किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। उसके साथ साथ रीजन ऑफ सैडनेस एंड अनहैप्पीनेस, निगेटिविटी आपके दिमाग में अगर है तो वह आपके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो यह इस तरह से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। और यह किस तरह से इंसान को प्रभावित कर सकता है? ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फेलियर, हमेशा आप ये सोचोगे कि मैं तो इसमें फेल हो जाऊंगा। ठीक है ना? द पर्सन डजंट गिव हिज फुल एफर्ट टू अचीव गोल्स, जब आपको, आपके दिमाग में हमेशा ये है कि यहाँ पे मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप जो है कोई भी काम जब करने जाओगे तो आप अपनी जो फुल एनर्जी है उसको आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना? आप अपना फुल एफर्ट उसमें नहीं डालोगे। उसके बाद ऑब्वियसली डीमोटिवेट करेगा आपको। फिर उसके बाद परसुएट पर्सन फॉर गिव अप, आप जो है जल्दी से गिव अप कर दोगे, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि जाने दो यार, मैं करूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा इसको। और फिर उसके बाद मोस्ट जो डेंजरस चीज है वो ये है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, आप अपने आप को ही हमेशा बुरा भला कहते रहेंगे और पागलपन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद पर्सन फोकस ओनली ऑन प्रॉब्लम्स रेदर देन द सॉल्यूशन, कोई भी काम करने वो चलेगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे समस्या क्या क्या है। ठीक है ना? और जैसे ही उसको 3 4 5 समस्या दिख गई तो वो छोड़ेगा, भाड़ में जाओ, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। अब आप ये सोचो ना, जीवन में ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे समस्याएं नहीं है? अगर आप केवल समस्याओं के बारे में ही सोचेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे?
तो बेहतर ये है कि समस्याओं को समझिए और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं का हल निकालिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो हमेशा समस्याओं पे ही फोकस करते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि इनकी पर्सनालिटी ही नेगेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद रिमूव्स अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली जब आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो जो भी अवसर आपको मिला है, जो भी अवसर भगवान ने दिया है, समाज ने दिया है, आप उसको खो दोगे। उसके बाद गुस्सा आएगा, बार बार अपने ऊपर गुस्सा आएगा, लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा, समाज के ऊपर गुस्सा आएगा, सिस्टम के ऊपर गुस्सा आएगा। फिर उसके बाद डाउट्स आएंगे, कोई भी काम अगर आप करना चाहोगे तो उसमें हमेशा डाउटफुल रहोगे कि ये होगा कि नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उसके बाद जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आप जो है रात तक क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फ्रस्ट्रेट होकर के सो जाएंगे, नींद भी नहीं आएगी, और धीरे धीरे आप जो है पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है सारी समस्याएं आती हैं अगर आपका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है तो, ठीक है ना। एक अलग एटीट्यूड है जिसको हम न्यूट्रल एटीट्यूड बोलते हैं। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, क्या करना है हमको, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, कोई कुछ कहे हमसे कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है ना। नॉट गिविंग मच इंपॉर्टेंस इन एनी ऑब्जेक्ट आर सब्जेक्ट, आप किसी को कुछ महत्व ही नहीं देते, आपको बस क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद सोना चाहिए, और थोड़ी बहुत जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग चाहिए। सिंपल सा रूटीन है आपके लाइफ का, इसी में आपका लाइफ खत्म। दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना है, जीवन में हमको आगे बढ़ना है कि नहीं है ये भी नहीं कन्फर्म है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना, न्यूट्रल एटीट्यूड भी बहुत अच्छा नहीं होता है। आपको जो है अगर क्रिएटिव बनना है, अगर आगे बढ़ना है, तो आपका एटीट्यूड कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो कम से कम निगेटिव ही रख लो किसी भी चीज़ पे, कम से कम जा करके चौराहे पे आप डिस्कस ही कर लो, ठीक है ना। ये सब तो बेकार है। तो यह आपके बिहेवियर में कैसे मैनिफेस्ट होता है, आप हमेशा इग्नोर करोगे चीज़ों को, जाने दो यार, छोड़ो हटाओ। फिर उसके बाद, या फिर इनडिफरेंसेस, मतलब कोई महत्व ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको। डिटैचमेंट, मतलब आप उससे किसी भी टॉपिक से आप अपने आप को हमेशा अलग कर लोगे, छोड़ो जाने दो यार, तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ सोने, इस तरह का। उसके बाद अनइमोशनल, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से लगाव ही नहीं रखोगे तो फिर उससे कैसा इमोशनल आपका अटैचमेंट होगा, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। और यूपीएससी के लिए मोस्ट जो प्रचलित वर्ड है वो है बैलेंस्ड। इंटरव्यू में आपको क्या बोलना है, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। आपके मेंस के आंसर राइटिंग में क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह है न्यूट्रल एटीट्यूड। ना तो बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव हैं और ना ही बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि आपको एक तरह से ये रखना है कि किसी टॉपिक पे अगर बात हो रही है तो आप ये बताओगे कि यार इसमें ये चीज़ें ठीक हैं और ये चीज़ें गड़बड़ हैं, ठीक है ना। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। कहीं कहीं जो न्यूट्रल एटीट्यूड है वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि अगर हमेशा आप न्यूट्रल ही रहोगे तो आपके बिहेवियर में इग्नोरेंस आएगा, इंडिफरेंस आएगा, डिटैचमेंट आएगा, आप इमोशनल नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे ये ठीक भी है कि आप न्यूट्रल रहिए, और कहीं कहीं पे ये ठीक नहीं भी है कि आप न्यूट्रल रहिए। कहीं कहीं पे ये जरूरी है कि आप अपना कुछ ना कुछ स्टैंड रखिए, ठीक है ना। अगर हम मोरल एटीट्यूड की बात करें तो मोरल एटीट्यूड आर दोज विच आर बेस्ड ऑन मोरल कन्विक्शंस ऑफ द व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना। आपका एटीट्यूड इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से आपका एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, या फिर आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि जो राइट है वो आप ठीक करते हो, वो आप उसके साथ जाते हो, जो रॉन्ग है उसके साथ आप नहीं जाते हो, तो ऐसे जो एटीट्यूड होते हैं उसको हम बोलते हैं मोरल एटीट्यूड। देखिए टाइप्स तीन ही होते हैं, ये एक्स्ट्रा है, आप इसको टाइप्स में नहीं लिखेंगे, आप इसको एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज वंस रीजनिंग अबाउट द मोरलिटी, वह किसी भी चीज को मोरल समझता है या फिर इमोरल समझता है, यह डिपेंड करता है उसके रीजनिंग पे। उसकी खुद का जो रीजनिंग है, उसकी खुद की जो रीजनिंग है, उसका खुद का जो सोचना है, जो उसका समझना है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मोरल है उसके लिए और कौन सी चीज मोरल नहीं है। तो बेसिकली जो मोरल एटीट्यूड है यह आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है ना, यह आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअल मैटर है। तो जैसे सपोज दैट कि कुछ लोग मानते हैं कि उनको वेजिटेरियन होना चाहिए, ये कुछ लोग मानते हैं कि यार वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसको जो दिल करे वो खाए, जिसको जो बिहेवियर रखना है वो रखे। तो यह आपका पर्सनल मैटर बन के सामने आता है। पर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोरल एटीट्यूड है वो आपके रीजनिंग पे डिपेंड करता है। आप वेजिटेरियन वालों से मिलोगे तो वो वेजिटेरियन होने के तमाम फायदे बताएगा,
नॉन वेजिटेरियन वाले से मिलोगे तो वह नॉन वेजिटेरियन होने के तमाम तर्क देगा। तो सबका अपना अपना होता है और यह डिपेंड करती है उसकी मोरलिटी पे, उसके मोरल रीजनिंग पे। इट इज सेव्ड थ्रू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल कंडीशनिंग। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो भी एटीट्यूड है वो आपके नॉलेज बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड हो, आपने जो सीखा है, जो समझा है, जो पढ़ा लिखा है, उस पे बेस्ड आपका अगर एटीट्यूड है तो वह बोला जाएगा कि कॉग्निटिव है। और या फिर आप कुछ लोगों का बिहेवियर देख करके उससे आप अपना एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, या फिर इमोशनल जो एक एलिमेंट है, इमोशनली इम्पैक्ट होकर के आप अपना एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। तो उस तीन तरह से ये मोरल एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में, ठीक है ना। देयर आर 4 क्वालिटीज आर एसोसिएटेड विद द मोरल एटीट्यूड। 4 ऐसे गुण हैं जो कि मोरल एटीट्यूड रखने वालों के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले रिवरेंस, दैट इज डीप रिस्पेक्ट। अगर वो वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन को बहुत ज्यादा भाव देगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। फिर उसके बाद फेथफुलनेस, वह हमेशा अपने एटीट्यूड के प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा, फेथफुल रहेगा। उसके बाद वेरासिटी और ट्रूथफुलनेस, हमेशा वो सच के साथ जाता है। और उसके साथ गुडनेस, ठीक है ना, हमेशा उसको अच्छी चीजों को ही वह ध्यान में रखता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? मोरल एटीट्यूड कैन बी बोथ फैसिलिटेटिंग और प्रोहिबिटिंग। ऑब्वियसली आप बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसके प्रति आपका निगेटिव रवैया होगा, निगेटिव एटीट्यूड होगा, लेकिन आपके मोरल एटीट्यूड के अनुसार, मोरल एटीट्यूड के हिसाब से वह क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप ऐसे तो वो निगेटिव है, लेकिन आपकी मोरलिटी जो है वो कहती है कि नहीं ये पॉजिटिव है, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे और समाज को और खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स, एक एक्स्ट्रा टाइप जो चौथा है मोरल एटीट्यूड का, और जो एटीट्यूड है वो कैसे फार्म होता है, और एटीट्यूड को फार्म करने में कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो चीजें हमने देख लिया, एटीट्यूड हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, सारे पोर्शन उसके हमने कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर कोई चीज है जो कि आपको लगता है कि छूट रहा है, तो आप सिंपली हमको रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसका जो पीडीएफ है वो लेक्चर खत्म होने के बाद मिलेगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो कॉग्निटिव डिजोनेंस पे होगा, उसको हम देखेंगे कॉग्निटिव डिजोनेंस क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपका डिमांड है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप सिंपली हमको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।